Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Polity from the Udaan magazine of PW Only IAS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So let's dive deep into the topic. आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर बात करने वाले हैं. एक भारतीय नागरिक होने का कानूनी मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पहचान का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और देश के साथ हमारे रिश्ते को भी तय करता है. बिल्कुल. हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिए गए आर्टिकल से लेकर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके हालिया संशोधनों तक इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे. हाँ. हमारा मकसद है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक की हर परत को आसानी से समझ सकें. बिल्कुल. और ये सिर्फ कानून के प्रावधानों को रटना नहीं है. हम ये भी देखेंगे कि समय के साथ नागरिकता की परिभाषा कैसे बदली है. सही. और इन बदलावों के पीछे क्या सामाजिक राजनीतिक वजहें रही हैं. हम सिटीजन्स और एलियंस के बीच के फर्क को समझेंगे. और वो एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई वाली कैटेगरीज भी. हाँ, उनके कंफ्यूजन्स को भी क्लियर करेंगे ताकि एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बन सके. तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भारतीय नागरिकता की कहानी शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 से 11. ठीक है. एक बात जो एस्पिरेंट्स को याद रखनी चाहिए वो ये है कि आर्टिकल्स नागरिकता पर कोई परमानेंट या डिटेल्ड लॉ नहीं बनाते. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनका मुख्य काम उन लोगों की पहचान करना था जो 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के दिन भारत के नागरिक बने. हाँ, ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट था. संविधान निर्माताओं ने उस खास दिन कौन भारतीय है ये तय किया और भविष्य में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी. तो आर्टिकल 5 इसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है. ये उन लोगों को नागरिकता देता है जिनका भारत में डोमिसाइल था, यानी वो भारत को ही अपना स्थायी घर मानते थे. अच्छा. डोमिसाइल के साथ साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी. या तो वो खुद भारत में पैदा हुए हों, ओके, या उनके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों. ये तो हुई उन लोगों की बात जो उस समय भारत में थे, लेकिन पार्टीशन की वजह से जो लाखों लोग सरहद के आर पार हो रहे थे. हाँ. आर्टिकल्स 6 और 7 इसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए थे, है ना? हाँ, एग्जैक्टली. आर्टिकल 6 उन लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, बशर्ते उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो. वहीं आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए था जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में रीसेटलमेंट के लिए वापस भारत लौट आए. और आर्टिकल 8 ने उन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का ध्यान रखा जो विदेश में रह रहे थे, ताकि वो भी भारत से जुड़े रह सकें. तो इन तीनों आर्टिकल्स में हमें पार्टीशन का दर्द और उस समय की उथल पुथल साफ दिखाई देती है. ये कानून के सामान्य प्रावधान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक त्रासदी के बीच लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश थे. सही कहा. अब आते हैं आर्टिकल 9 पर, जो एक बहुत ही साफ और सख्त नियम बनाता है. क्या है वो? अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी. सीधा सीधा मतलब भारत डुअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं देता. और ये सिद्धांत आज भी भारतीय नागरिकता कानून का आधार है. फिर है आर्टिकल 10, जो कहता है कि हर नागरिक के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक संसद कोई कानून बनाकर उन्हें बदल ना दे. बनाने की पूरी और अकेली शक्ति देता है. और आर्टिकल 11 ही वो चाबी है जिसका इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में द सिटीजनशिप एक्ट बनाया. हाँ. संविधान ने एक ढांचा दिया और उस ढांचे में रंग भरने का काम संसद को सौंप दिया. यही एक्ट आज नागरिकता से जुड़े लगभग सभी मामलों को गवर्न करता है. इसी से जुड़ा हमारा अगला टॉपिक है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया. भारत का संविधान कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था करता है. इसका सीधा मतलब है कि आप चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, आपकी नागरिकता सिर्फ एक है, भारतीय. कोई अलग राज्य की नागरिकता नहीं है. ये पॉइंट यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया था. ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, इसके पीछे की सोच उतनी ही गहरी है. यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डुअल सिटीजनशिप होती है, एक फेडरल और एक स्टेट की. लेकिन हमारे संविधान निर्माता एक मजबूत और एकजुट भारत बनाना चाहते थे. उनका मकसद था कि पूरे देश में सभी नागरिकों को एक जैसे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिले और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो. मुझे याद है कि संविधान सभा की बहस में प्रोविंशियल सिटीजनशिप का एक प्रस्ताव भी आया था. हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया. उनका मानना था कि इससे देश में छोटी छोटी राष्ट्रीयताएं बन जाएंगी जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक होंगी. सिंगल सिटीजनशिप का विचार इसी सोच से निकला कि हम पहले और आखिर में भारतीय हैं. लेकिन इस सिद्धांत के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां निवास स्थान मतलब रेजिडेंस को अहमियत दी जाती है. जैसे पहला है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 16 संसद को यह अधिकार देता है कि वो कुछ सरकारी नौकरियों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होने की शर्त लगा सकती है. अच्छा, इसका मकसद शायद स्थानीय लोगों को रोजगार में बेहतर अवसर देना है. जैसे द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हाँ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को ये छूट दी गई थी। तो ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस। वैसे तो आर्टिकल 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन राज्य अपने निवासियों को कुछ फायदे दे सकते हैं जो बाहर वालों को नहीं मिलते,
जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फीस में रियायत देना। ये सन ऑफ द सॉइल की भावना को कुछ हद तक अकोमोडेट करता है, बिना संविधान के मूल सिद्धांत को तोड़े। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट्स। आर्टिकल 19(5) के तहत आदिवासी समुदायों की अनोखी संस्कृति, रीति रिवाज और जमीन की रक्षा के लिए उनके इलाकों में बाहरी लोगों की आवाजाही और बसने पर रोक लगाई जा सकती है। एग्जैक्टली। यह इनकी पहचान और पारंपरिक अधिकारों को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। सिंगल सिटीजनशिप से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी हैं। जैसे एक बात जो हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि भारत में नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी राष्ट्रपति बन सकता है। जी, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए सिटीजन बाय बर्थ होना जरूरी है। हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं की इसके पीछे क्या सोच रही होगी? ये भारत के इंक्लूसिव अप्रोच को दिखाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरकर भारत का नागरिक बन जाता है तो कानून उसे सर्वोच्च पद के लिए भी योग्य मानता है और कोई भेदभाव नहीं करता। एक और रीसेंट डेवलपमेंट है ट्राइब्यूनल एम्पावरमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर 1964 में संशोधन करके अब सभी राज्यों और यूटीज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को अधिकार दिया है। हाँ, ये अधिकार दिया है कि वो ये तय करने के लिए क्वाजी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से तो नहीं रह रहा। अच्छा, तो इससे इलीगल इमिग्रेशन से जुड़े मामलों को निपटाने की प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि भारत में कुछ संवैधानिक पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर, एमएलएज, एमपीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। सही। ये पद देश की संप्रभुता और शासन से सीधे तौर पर जुड़े हैं, इसलिए इन पर सिर्फ नागरिकों का ही अधिकार होता है। अब सिटीजन्स और एलियंस के बीच के अंतर को समझते हैं। सिटीजन्स यानी नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी निष्ठा भारत के प्रति होती है। उन्हें देश में सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। और यहाँ सभी राइट्स का मतलब समझना जरूरी है। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं जो एलियंस को नहीं मिलते। कौन से आर्टिकल्स हैं ये? ये है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार समानता, सार्वजनिक रोजगार में अवसर, अभिव्यक्ति की आजादी और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकारों से जुड़े हैं। अच्छा। राइट्स के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे टैक्स देना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और देश की रक्षा करना। दूसरी तरफ हैं एलियंस यानी विदेशी जो दूसरे देशों के नागरिक होते हैं। एलियंस की भी दो कैटेगरीज है। पहली, फ्रेंडली एलियंस, ये उन देशों के नागरिक हैं जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध है। और दूसरी एनिमी एलियंस, ये उन देशों के नागरिक हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। एनिमी एलियंस के अधिकार बहुत सीमित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ जो संरक्षण मिलता है वो एनिमी एलियंस को नहीं दिया जाता। तो अब आते हैं उस कानून पर जो आज नागरिकता के नियमों को तय करता है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसा हमने पहले बात की, ये एक्ट संविधान लागू होने के बाद नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके और नागरिकता खोने के 3 तरीके बताता है। और इस कानून में समय की जरूरत के हिसाब से कई बार बदलाव हुए हैं, जो दिखाता है कि नागरिकता का मुद्दा हमेशा कितना सेंसिटिव और डायनामिक रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शुरुआत में इसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी प्रावधान था। हाँ, जिसे बाद में 2003 के अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। चलिए अब नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को एक एक करके देखते हैं। पहला है बाय बर्थ, जन्म से। जी, यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा भारतीय नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। हाँ, ये जस सोली यानी भूमि का अधिकार का सिद्धांत था। लेकिन ये बदलाव हवा में नहीं हुआ। 80 के दशक में खासकर असम में अवैध प्रवासन एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था। अच्छा। इसी चिंता के जवाब में सरकार ने 1 जुलाई 1987 से कानून को थोड़ा सख्त किया और ये शर्त लगा दी कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और 3 दिसंबर 2004 के बाद इसे और भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कैसे? अब जन्म से नागरिकता के लिए या तो दोनों माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए या फिर एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी मतलब इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो हम साफ तौर पर जस सोली से जस सैंग्विनियस यानी रक्त के अधिकार की तरफ एक शिफ्ट देख सकते हैं, जिसके पीछे देश की बदलती डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल सच्चाइयां थीं। दूसरा तरीका है बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर। ये उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं। यहाँ भी एक दिलचस्प बदलाव हुआ है ना? हाँ, हुआ। 10 दिसंबर 1992 तक सिर्फ पिता के भारतीय होने पर ही बच्चे को नागरिकता मिलती थी। यहाँ एक साफ जेंडर बायस था जिसे बाद में ठीक किया गया। सही कहा। 10 दिसंबर 1992 के बाद नियम बदला और अब माता या पिता किसी के भी भारतीय नागरिक होने पर बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। और 2004 के बाद इसमें एक और शर्त जोड़ दी गई। हाँ, कि जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय कॉन्सुलेट में जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये रिकॉर्ड कीपिंग और पूरी प्रक्रिया को फॉर्मलाइज करने के लिए एक जरूरी कदम था। तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन। ये मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो भारत में रह रहे हैं। क्या शर्तें हैं इसके? अगर कोई नॉन इलीगल माइग्रेंट है तो वो आवेदन कर सकता है,
शर्त यह है कि आवेदन से पहले उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा और भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई वंश का संबंध नहीं है, लेकिन वो भारत को अपनाना चाहते हैं। इसकी शर्तें काफी सख्त हैं। हाँ, इसके लिए 12 साल का निवास जरूरी है, जिसमें आवेदन से ठीक पहले का 1 साल और उससे पहले के 14 वर्षों में से 11 वर्ष शामिल हैं। और भी कुछ है? हाँ, अच्छा चरित्र, 8 शेड्यूल की किसी एक भाषा का ज्ञान और अपने पुराने देश की नागरिकता छोड़ने का वचन भी देना होता है। ये समझना जरूरी है कि नेचुरलाइजेशन एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। सरकार चाहे तो इन शर्तों में छूट दे सकती है अगर व्यक्ति ने विज्ञान, कला, साहित्य या विश्व शांति जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो। और 5वां और आखिरी तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो भारत सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए वहां रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। कोई एग्जाम्पल? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962। जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो वहां के निवासियों को भारतीय नागरिक बना दिया गया। तो ये थे नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके। अब बात करते हैं नागरिकता खोने की। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसके 3 तरीके बताता है। पहला है रेनॉन्सिएशन, यानी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना। जी, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक एक घोषणा पत्र देकर अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, लेकिन अगर देश किसी युद्ध में शामिल है तो सरकार इस प्रक्रिया को रोक सकती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता खत्म हो जाती है। ये एक बहुत गंभीर परिणाम है। हाँ, सोचिए, एक माता पिता के फैसले से उनके बच्चे की राष्ट्रीयता बदल जाती है। इसीलिए कानून 18 साल की उम्र में उन्हें दोबारा भारतीय नागरिकता चुनने का मौका देता है। दूसरा तरीका है टर्मिनेशन। ये ऑटोमेटिक है। कैसे? अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये भारत के सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को लागू करता है। और तीसरा तरीका है डेप्रिवेशन। ये एक कंपल्सरी टर्मिनेशन है, जहां केंद्र सरकार कुछ खास आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। और ये आधार बहुत स्पष्ट रूप से कानून में लिखे गए हैं, जैसे अगर नागरिकता धोखाधड़ी से हासिल की हो, या संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो, युद्ध के समय दुश्मन देश से व्यापार किया हो, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर किसी देश में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, या फिर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत के बाहर रह रहा हो। तो अब बात करते हैं हाल के सबसे चर्चित संशोधन की, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या CAA। इसे समझने के लिए पहले इल्लीगल माइग्रेंट की परिभाषा जानना जरूरी है। कानून के मुताबिक कोई भी विदेशी जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के भारत में आता है या वीजा खत्म होने के बाद भी यहीं रुक जाता है, वो अवैध प्रवासी है। और अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। सही। CAA 2019 इसी नियम में एक छूट देता है। ये कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 समुदायों को। कौन से 6 समुदाय? हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और उनके लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया में भी एक बड़ी रियायत दी गई है। हाँ, उनके लिए नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। लेकिन ये छूट पूरे देश में एक समान रूप से लागू नहीं होती। इसके कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, है ना? हाँ, ये कानून संविधान की 6th शेड्यूल के तहत आने वाले असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और ये उन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता जो इनर लाइन परमिट मतलब ILP व्यवस्था के तहत आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन एक्सक्लूजन्स का कारण क्या है? इन इलाकों की यूनिक डेमोग्राफिक और कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए इन एक्सक्लूजन्स को शामिल किया गया है। अंत में NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर, इन 3 श्रेणियों को समझते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, तो मतलब एक भारतीय नागरिक ही है। हाँ, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, बस वो आमतौर पर भारत से बाहर रहता है। और PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये एक पुरानी कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 9 नवंबर 2015 को PIO कार्ड स्कीम को OCI कार्ड स्कीम में मिला दिया गया। अब PIO कार्ड जारी नहीं होते। तो अब सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI कार्ड होल्डर। इन्हें क्या खास अधिकार मिलते हैं? OCI एक तरह की क्वाजी सिटीजनशिप है जो भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़े रखती है। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीजा मिलता है। और पुलिस रजिस्ट्रेशन? उन्हें कितनी भी लंबी अवधि तक रुकने के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। और उन्हें NRIs के बराबर कई आर्थिक और शैक्षिक लाभ मिलते हैं, सिवाय कृषि या बागान संपत्ति खरीदने के। और क्या वे भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई 5 साल तक OCI कार्ड धारक रहा है और आवेदन से ठीक पहले 12 महीने भारत में रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो जाता है। लेकिन क्या ये OCI स्टेटस हमेशा के लिए होता है
या इसे रद्द भी किया जा सकता है? इसे रद्द किया जा सकता है। केंद्र सरकार कुछ आधारों पर OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन धोखाधड़ी से लिया गया हो, देश की संप्रभुता के खिलाफ कोई काम किया हो या भारत के किसी कानून का उल्लंघन किया हो। इसमें एक जरूरी सेफगार्ड भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश देने से पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का एक उचित मौका दिया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? संक्षेप में, भारत में नागरिकता एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसकी नींव संविधान ने रखी, लेकिन इसे असली आकार संसद ने द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके संशोधनों के जरिए दिया है। ये सिंगल नेशनल आइडेंटिटी के बड़े विचार को कुछ जरूरी अपवादों और विशेष सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करता है। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक विचार ये है कि इन कानूनों के विकास के पीछे का क्यों क्या है। शुरुआत में जस सोली मतलब भूमि का अधिकार के उदार सिद्धांत से लेकर बाद में जस सैंग्विनिस यानी रक्त का अधिकार के ज्यादा प्रतिबंधात्मक तत्वों को शामिल करने तक का ये सफर भारत के बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य और अपने पड़ोसियों तथा प्रवासी भारतीयों के साथ उसके संबंधों की कहानी कैसे कहता है। ये सिर्फ तथ्यों को याद रखने से कहीं आगे जाकर एक गहरी समझ की मांग करता है।